हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर नेक्स्ट क्लास। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं बेटा जी? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें कि हु डिस्कवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या कहता है कि इट इज फर्स्ट सीन बाई सीन स्लैश गिवन बाई भी लिख सकते हैं, गिवन बाई पॉर्टर। पहली बार इसको किसने देखा था? पॉर्टर साहब ने देखा था। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड बाई, याद रखिएगा, इट इज डिस्कवर्ड बाई थॉमसन। ठीक है, देखा सबसे पहली बार किसने? पॉर्टर साहब ने देखा था। ठीक है, लेकिन इसको जो इन्होंने देख करके बस छोड़ दिया, इन्होंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं था। ठीक है ना। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, कौन से? थॉमसन साहब ने। तो थॉमसन साहब ने इसको क्या किया? डिस्कवर किया, कहा कि हाँ ये कुछ है, इसके बारे में दिखाया गया, बताया गया। ठीक है, उसके बाद बट द नेम गिवन बाई पॉर्टर। नेम किसने दिया इसका? तीन चीजें क्लियर कीजिए यहां पर। पहली चीज है, क्या चीज है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सीन बाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा पहली बार किसने? साइंटिस्ट का नाम क्या था? पॉर्टर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? पॉर्टर। बट डिस्कवर्ड बाई, यानी उसके बारे में जो दिखाना बताना था सारी चीजों को, वो किसने दिया? थॉमसन ने दिया था। ठीक है ना। बट द नेम गिवन बाई, नेम किसने दिया था? पॉर्टर ने। क्लियर है? थॉमसन के साथ साथ इसके साथ पॉर्टर भी थी, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकरेंस की, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होगा और कहाँ एब्सेंट होगा। तो अगर हम बात करें, चूंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। क्या चीज है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा, जी हां, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। एक्सेप्ट कौन कौन से भैया? यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट होंगे मैच्योर आरबीसी सेल, लीवर सेल, साथ ही साथ पैनक्रियाटिक सेल के अंदर भी ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। पैनक्रियाटिक सेल, याद रखिएगा, ये सब के सब जो सेल हैं, मैच्योर आरबीसी सेल हो, लीवर सेल हो या पैनक्रियाटिक सेल हो, ये सब के सब कैसे हैं बेटा जी? ये सब के सब हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर है? और प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल हैं उन सब सेल के अंदर भी क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक के अंदर ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक्सेप्शन है। कौन कौन से? मैच्योर आरबीसी सेल है, लीवर सेल है और
पैनक्रियाटिक सेल है। क्लियर है? चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, क्या डिफिनेशन लिखेंगे कि अगर सवाल पूछा जाए कि डिफाइन द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज विच वन साइडेड अटैच टू द न्यूक्लियस। अगर आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, तो डायग्राम में देखेंगे दिस is a nucleolus, यानी inside the nucleus around in the dense of a nucleus around a spherical like a structure is present is called as nucleolus। और ये जो आपका हाफ हमने बनाया है ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जस्ट टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज अराइजेज विच इज वन साइडेड अटैच विद द न्यूक्लियस एंड अनदर साइड अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रही बातें? किसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लिखिएगा अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच वन साइडेड अटैच टू द न्यूक्लियस एंड अनदर साइड अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिखिएगा जरा सा, अ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर tubule like a structure which one side attached to the nuclear membrane and another side attached to the plasma membrane is called as क्या कहेंगे इसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम रिटन डाउन ER इन अ शॉर्ट। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहेंगे? कहता है अ ट्यूब्यूल लाइक ए स्ट्रक्चर विच वन साइडेड अटैच टू द न्यूक्लियस एंड अनदर साइड अटैच विद द, किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झुरी इंडो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? आपस में कनेक्टेड हो। एंडो मेम्ब्रेन मतलब आपस में एक दूसरे से क्या चीजें हो, ये कनेक्टेड सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो एक तरफ किसके साथ अटैच होता है? ये न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, और दूसरी तरफ किसके साथ ये अटैच होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कितने टाइप से। तो पूछा जाता है सवाल सीधा चीज है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया गया है बेटा जी? 2 टाइप में बंटवारा किया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया गया है? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा जी RER और दूसरा होता है आपका SER। RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? ER को कितने पार्टों में बांटा गया भाई? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है बेटा जी RER और दूसरा आपका SER। RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER? RER किसको कहेंगे और SER किसको कहेंगे? इस चीजों को समझिएगा। कहता है द ट्यूब्यूल ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन ऑन देयर सरफेस अ राइबोसोम पार्टिकल इज कॉल्ड एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? नहीं। क्या चीजें कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ट्यूब्यूल जो अपने सरफेस के ऊपर, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये जो ब्लू कलर के डॉटेड दिख रहे हैं उसको हमने किस चीजों से डिनोट किया है? इट इज डिनोटेड बाय, किससे हमने किया है? RER, सॉरी राइबोसोम। राइबोसोम से हमने इसे दर्शाया है।
तो कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ट्यूब्यूल जो अपने ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल को कंटेन करता हो, क्या करता हो, राइबोसोम रखता हो किसके ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर, वो ट्यूब्यूल जो अपने सरफेस के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल को कंटेन करता हो। देखिए डॉटेड डॉटेड, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे। तो RER लिख करके डैश दीजिएगा। क्या लिखेंगे RER में, द ट्यूब्यूल ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द ट्यूब्यूल of a endoplasmic reticulum which contain ribosome particle on their surface is called as RER। क्लियर है, वो राइबोसोम, वो माइक्रोट्यूब्यूल जो अपने सरफेस के ऊपर किस चीजों को कंटेन करे, राइबोसोम के पार्टिकल को कंटेन करे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट लिख, राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम particle on their surface their surface is rough। याद रखिएगा क्या चीज है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम। अब जाहिर सी बात है क्या चीज है कि अब ये कोई सरफेस है फॉर एग्जांपल, अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को लगा दे, ठीक है ना, लाइक अगर छोटे छोटे इसके ऊपर कंक्रीट डाल दें, ये अगर ब्लैक, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका सरफेस बिल्कुल क्या है, स्मूथ है अभी, अब इस पे छोटे छोटे किसी चीज को हम चिपका दें इसके साथ, तो अब इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है और वाई, क्यों होती है रफ सरफेस रफ, तो RER की सरफेस कैसी होगी बेटा जी, रफ होगी। वाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम पार्टिकल, राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से RER की सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। क्लियर है पंडा, चलिए जी ओके। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ RER, तो लिखिएगा RER, बहुत अहम है ये, याद रखिएगा। RER help in protein synthesis, RER help in protein synthesis। किस चीजों में मदद करता है ये, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में क्या करता है ये, मदद करता है। कौन प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में मदद करता है, RER। Why? Because their surface contain ribosome particle and you know that कि ribosome is also known as protein factory। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, राइबोसोम फैक्ट्री। तो जाहिर सी बात है अब जो राइबोसोम है इसके ऊपर, किसके ऊपर राइबोसोम है, RER के सरफेस के ऊपर। तो अब ये किस चीजों में मदद करेगा, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन कराना। तो जाहिर सी बात है, तो RER हेल्प इन द, याद रखिएगा बहुत अहम सवाल है, अक्सर क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं। RER हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है, चलिए जी अब इस पे से हम कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या क्या है, सवाल कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्कवर्ड बाय, सवाल अगर पूछा जा रहा है कि डिस्कवर किसने किया, तो क्या याद रखिएगा, थॉमसन का मेन काम था, ठीक है ना। गिवन बाय, सीन बाय अगर पूछा जाए तो सीन बाय क्या हो जाएगा, पॉर्टर, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे सवाल ऑप्शन दे दिया जाए आपसे क्या चीजें, कि
लाइक दैट, इस तरीके से पूछा जाए कि द ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वन साइडेड एंड अनदर साइडेड अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के? दो तरीके के, RER और दूसरा आपका कौन सा? SER। कई बार स्टैंड पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंड ऑफ RER। RER का स्टैंड क्या होता है? RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर चल रहा है फंडा? ओके अब RER किसको कहते हैं? कहता है कि द ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन किस चीजों को? राइबोसोम पार्टिकल ऑन देयर सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम के पार्टिकल को कंटेन करता हो उसे हम क्या कहेंगे? RER कहेंगे। सवाल पूछा जाता है कि किसकी सरफेस रफ होती है और क्यों होती है? तो RER की सरफेस, बातों से ही लग रहा है, इसके आप देखेंगे टर्मिनोलॉजी से ही लग रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ किसकी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब सवाल यह है कि क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम पार्टिकल। सवाल यह है कि RER हेल्प इन, RER किस चीजों में मदद करता है? याद रखिएगा, RER हेल्प इन द protein synthesis. Why? Because it contain on their surface ribosome particle and we know that ribosome is also known as protein factory. क्या कहते हैं इसे हम? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए जी अब आगे देखते हैं SER को। तो SER किसको कहते हैं? कहता है कि द ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट कंटेन राइबोसोम पार्टिकल। SER किसको बोलेंगे? SER कहता है कि द ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट कंटेन राइबोसोम पार्टिकल, जिसके ऊपर क्या हो? डू नॉट कंटेन राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल अपने सरफेस पे क्या करता हो? RER यानी राइबोसोम को क्या करता हो? कंटेन नहीं करता हो। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस क्या हो? चिकनी हो। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? चिकनी अंतःप्रादर्भ जालिका। तो भाई SER मतलब पता ही चल रहा है स्मूथ, जिसकी सरफेस क्या हो? लाइक दैट। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है चिपका हुआ, तो ये क्या है? इसकी सरफेस बिल्कुल स्लिपरी है, स्मूथ है। तो ठीक उसी तरीके से कहा जाता है कि समझिए पहले कि SER कहेंगे किसको? SER कहेंगे किसको? कहता है कि द ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट कंटेन राइबोसोम पार्टिकल, जो अपने सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल को कंटेन नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? SER बोलेंगे। क्लियर है फंडा? चलिए जी अब सवाल है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ राइबोसोम, किस चीजों की वजह से? ड्यू टू द एब्सेंस of a ribosome their surface is smooth। इसकी सरफेस कैसी होती है बेटा जी? स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई पार्टिकल्स ही नहीं प्रेजेंट है। अब जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है स्मूथ होगा। क्लियर? अब अहम सवाल है SER किन चीजों में मदद करता है? SER हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस, हेल्प इन लिपिड्स सिंथेसिस। एनसीईआरटी का लाइन है बकायदा, SER हेल्प इन द किन चीजों में मदद करता है? लिपिड के सिंथेसाइजेशन में। ये किस चीजों का सिंथेसाइजेशन करता है? लिपिड्स का सिंथेसाइजेशन करता है। ओके अनदर पॉइंट है, दूसरा एनसीईआरटी का ही लाइन है, SER ऑल्सो हेल्प इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं? किस चीजों के बारे में कहा जा रहा है?
दोनों चीजें हैं, याद रखिएगा। SER सवाल पूछा जा चुका है, SER हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस। दूसरा सवाल है SER ऑल्सो हेल्प इन, किन चीजों में मदद करता है ये, एक और काम करता है, किन चीजों में ये, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है, हम आप जो भी दवाई खाते हैं उस दवाई का कहीं ना कहीं पार्टिकुलर कोई ना कोई असर होता है ना जी हमारे बॉडी के अंदर। तो उस असर को, चूंकि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी हम पैरासीटामोल खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर पे, किडनी पे, फेफड़ों पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो उस असर को, यानी दवा का, एक तो वो हमारे पैथोजन को किल भी करता है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, किस दवा के ये साइड इफेक्ट है, उसी साइड इफेक्ट को ये क्या करता है, SER कम करता है, मतलब ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करने में क्या करता है, ये मदद करता है। क्लियर है? तो दोनों अहम है, याद रखिएगा। किस चीजों के बारे में, SER हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस, SER ऑल्सो हेल्प इन द ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। ये यहां पर से सवाल, इसमें से सारे सवाल सब क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, सवाल ये सब अहम है कि SER हेल्प इन द, फंक्शन से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। तो किन चीजों में, लिपिड, लिपिड का मतलब है वसा, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके सिंथेसिस में क्या करता है, ये मदद करता है। ऑल्सो हेल्प इन द ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। RER किस चीजों में मदद करता है, किस चीजों में, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या होती है, राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए जी, ठीक है, चलिए जी, अब आगे बात करते हैं अनदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। अनदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम किसको बोलेंगे बेटा जी, वैक्यूल को। किसको बोलेंगे, वैक्यूल को। तो फिर उसी तरीके से हम हिस्ट्री देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया है। देखिए बेटा जी, हिस्ट्री बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो हिस्ट्री जरूर याद रखा कीजिएगा, बड़े अहम है ये, और अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, नीट तक में बनेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वैक्यूल इज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वान ल्यूवेनहुक। Anton von Leeuwenhoek when in 1676, 1676 में साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट बेटा जी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एक सवाल यहां पर, चलिए जरा सा बताइए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब का और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा बताइएगा। रिकॉल कीजिए प्रीवियस क्लास, जो बच्चे प्रीवियस क्लास पे ध्यान दे रहे होंगे उन्हें जरूर याद होगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब का दो चीजों में योगदान था, दो चीजों में कंट्रीब्यूशन था, याद रखिएगा। कौन कौन सा, फिर से रिकॉल कर रहा हूं, लिविंग सेल को बेटा जी, और साथ ही साथ स्पर्म सेल को इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, लिविंग सेल को कब डिस्कवर किया था, डेट बताइए। भाई कैसे याद वाद नहीं करते हैं, 1674 में, स्पर्म सेल को 1678 में, याद रखा कीजिए भाई। ठीक है, चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हु डिस्कवर द, कौन, वैक्यूल। वैक्यूल को किसने डिस्कवर किया भाई, तो वैक्यूल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674। 1674 में साइंटिस्ट आए, कौन से, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। इन्होंने ही क्या किया, डिस्कवर किया, किसको भाई, वैक्यूल को। अब बात करते हैं वैक्यूल की होता क्या है। वैक्यूल जो है वो होता क्या है, तो कहता है वैक्यूल इज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया which present inside the cell। नहीं आ रहा समझ में, कह रहा है कि, या इनसाइड द साइटोप्लाज्म भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब समझ में आ रहा है क्या, कह रहा है कि जो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या होंगे भाई, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होगा, मतलब जहां पर उस सेल के अंदर जहां पर साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम कहेंगे वैक्यूल। क्लियर है,
वैक्यूल इज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया विच प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं इस डेफिनेशन में कि क्या है नॉन साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म। नहीं भाई, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। ये सेल है अगर मान ली जाए तो इसके अंदर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो नॉन साइटोप्लाज्मिक मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म नहीं एरिया है, जहां पर जो एरिया जहां पर साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वैक्यूल। क्लियर है, समझ में आ रही बात है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। फंडा क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें वैक्यूल, बहुत अहम सवाल पूछा जाता है, वैक्यूल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा, कई बार सवाल ये इंट्रेंस में पूछा जा चुका है, हर जगह के अक्सर इंट्रेंस में पूछा जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन नीट तक में पूछा गया है कि वैक्यूल इज कवर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम, टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर है फंडा। चलिए जी उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है, वैक्यूल के परसेंटेज की बात करते हैं, तो कहता है इन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल की परसेंटेज होती है वो लगभग 10 से 15% होती है। मतलब ये कितने एरिया को कवर करता है, इनसाइड द एनिमल सेल वैक्यूल कवर्ड अबाउट 10 to 15% एरिया। देख बेटा फिर मैं बता रहा हूं, वेरियस बुक में अलग अलग दे रखा है, एनसीईआरटी को मानना है, बाकी टीचर क्या पढ़ा रहा है, बाकी बुक क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो कह दिया वो लोहे की लकीर है। तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 10 to 15% कवर्ड इन अ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, 10 से 15%, ठीक है। इन अ प्लांट सेल के अंदर ये कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है, 90 to 95% एरिया को। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर कीजिए। क्या एनिमल सेल में ये कितने एरिया को कवर करता है, 10 से 15%, प्लांट सेल में 90 to 95%, 90 से 95%। अब यही चीजें हम जब सेल का न्यूक्लियस का डिफिनेशन हम बता रहे थे पहली प्रीवियस क्लास में, तो हमने बताया था कि क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि इनसाइड द सेल एट द सेंटर ऑफ अ सेल अराउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यही तो कह देते थे बच्चे जी कि इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नहीं भाई, ये जो डिफिनेशन में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एट द सेंटर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्लांट सेल। चूंकि प्लांट सेल में 90 से 95% एरिया को कौन कवर कर रहा है, 90 से 95% एरिया को वैक्यूल कर रहा है। अभी वो डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना ज्यादा है, इतना डिफरेंस क्यों है। तो ये जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, याद रखिएगा किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल इन अ प्लांट सेल द न्यूक्लियस पोजीशन इज नॉट फिक्स। न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। व्हाई, ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसकी पोजीशन क्या होती है बेटा जी, फिक्स नहीं हो सकती है। वो मे बी पेरिफेरल, मे बी सेंटर, में भी कहीं पर भी, सेल के अंदर यहां भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, पेरिफेरल में भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड द सेल होगा। इसलिए आप क्या डेफिनेशन में लिखेंगे कि इनसाइड द सेल अराउंड ए स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो अब हम बात करते हैं कि ये इतना डिफरेंस क्यों है। तो अगर हम देखें कि प्लांट सेल के अंदर, किसके अंदर बेटा जी, प्लांट सेल के अंदर, किसके केसेस में, प्लांट सेल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्या चीजें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझते हो, द प्रोडक्ट विच इज अननेसेसरी फॉर अस। वो प्रोडक्ट, वो चीजें जो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल हो, अननेसेसरी हो, यूजलेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यूरिन,
ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, क्या कहते हैं, स्वेटिंग के फॉर्म में बहुत सारा NaCl, ये सब चीजें क्या होती है, अननेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या अननेसेसरी है। तो प्लांट सेल के केसेस में हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के केसेस में। तो जो एनिमल सेल होता है वो एनिमल सेल ज्यादातर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता रहता है टाइम टू टाइम। समझ में आ रही बातें। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, टाइम टू टाइम हर वक्त नहीं वो करते रहते। जैसे भाई हमें महसूस हुआ कि हाँ भाई हमें क्या कहते हैं कि वॉशरूम यूज करना है, तो हम जाकर के यूरिन के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकाल दिया। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल अपने एक्सक्रीटरी एलिमेंट को, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करता है, दे स्टोरेज इनसाइड द वैक्यूल, वो स्टोर्ड करते रहते हैं। कहां बेटा जी, वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर जाहिर सी बात है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना भाई। तो वो जगह कहां होगा, वो जगह वैक्यूल के अंदर कंटेन करेगा। तो इसीलिए प्लांट सेल के केसेस में वैक्यूल की एरिया जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। क्लियर है फंडा। चलिए जी आगे हम बात करते हैं कि अब स्टोरेज, वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। इट हेल्प इन, लिखिएगा, इट हेल्प इन स्टोरेज। ये किस चीजों में मदद करता है बेटा जी, ये स्टोरेज में मदद करता है। अब स्टोरेज ये बहुत सारी चीजों का करता है, लेकिन मेनली चीफली ये किस चीजों का स्टोरेज करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। चीफली ये किस चीजों का स्टोरेज करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। चलिए जी आगे बढ़े हम लोग जरा सा। ओके अब हम बात करते हैं वैक्यूल कितने तरीके के होते हैं। वैक्यूल जो है, सवाल ये है कि वैक्यूल इज हाउ मेनी टाइप, ठीक है ना, कितने तरीके के होते हैं बता सकते हैं। वैक्यूल इज अ 4 टाइप। वैक्यूल कितने तरीके के होते हैं बेटा जी, 4 तरीके के। कौन कौन सा भाई देखते हैं। वैक्यूल, उसके बाद बेटा जी आपका सैप वैक्यूल, उसके बाद बेटा जी आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल, उसके बाद आपका लास्ट वन गैस वैक्यूल। कितने तरीके के वैक्यूल, 4 तरीके के वैक्यूल। कौन कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सैप वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल और गैस वैक्यूल। क्लियर है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। लिखिएगा किस चीजों में, इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। किस चीजों में ये मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो क्या बोलेंगे, मेंटेनिंग ऑफ द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना, वाटर के प्रेशर को बनाए रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। समझ में आ रही बातें। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि इट हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, इस वैक्यूल जो होता है इसका बहुत अहम रोल किसके अंदर प्ले करता है, ये जो भी एक्वाटिक एनिमल है। किसके अंदर है बेटा जी, एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल समझते हैं किसको कहते हैं, कहता है दोज एनिमल विच प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। वैसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हो उसको हम क्या बोलते हैं, लिव्स इनसाइड द वाटर, इज कॉल्ड एज एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल की अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि कोई सेल है, कोई एनिमल का कोई सेल है एक्वाटिक एनिमल का, उस सेल को हमने यहां रखा। खासतौर पे अगर हम बात करें ओशियंस वाटर की, समुद्री पानी की, खारे पानी की, तो समुद्र के पानी में बेटा जी क्या होता है, ज्यादातर समुद्र के पानी में होता है NaCl। क्या प्रेजेंट होता है, NaCl भाई, लवण नमक जिसको कहते हैं। अब ये जो सेल है आपका, इस सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो NaCl की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, NaCl की कंसंट्रेशन है ज्यादा आपकी कहां, पानी के अंदर। सेल के अंदर क्या है, NaCl की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे स्टेजेस में क्या होगा, हमने बताया था क्या होता है
कि हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एंडोऑस्मोसिस कहेंगे ना जी। तो सेल के अंदर अब ज्यादा अमाउंट में अगर NaCl जाए तो सेल क्या हो सकता है? रैप्चर हो सकता है। तो ऐसे स्टेजेस में सेल को एक्वाटिक एनिमल में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रैप्चर होने से भी क्या करता है? बचाता है। ठीक है। सैप वैक्यूल जो होता है इट इज मेनली, ये ज्यादातर किसके अंदर? प्लांट सेल के केसेस में पाए जाएंगे और यही लगभग क्या कहते हैं 80 to 85% एरिया को क्या करता है? कवर करता है। किसके अंदर? बल्कि 90, ऐसे लिख लीजिएगा, बल्कि 85 to 90% एरिया को कौन कवर करता है? सैप वैक्यूल करता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने गौर किया है कभी? क्या कहते हैं कि जो प्लांट की लीफ होती है वो हर साल अभी जो मौसम चल रहा है मार्च अप्रैल का, इस मौसम में क्या करते हैं? वो लीफ जो है वो क्या होती है? अपने प्लांट से डिटैच होती है। कभी सोचा है क्यों? कभी ये जहन में आया कि क्यों ये डिटैच होता है एवरी ईयर, हर साल? तो प्लांट जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको हमने क्या कहा? इस सैप वैक्यूल के अंदर ये कंटेन कर रहा है। कहां कंटेन कर रहा है? ये अपने सैप वैक्यूल के अंदर। तो पूरे साल क्या होता है? इस सैप वैक्यूल के अंदर इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भरता रहता है। किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। अब जब जाहिर सी बात है, कहावत सुना है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है? फूटता है ना भाई। तो जाहिर सी बात है यहां भी क्या हो रहा है? कुछ ऐसा ही मामला कि जब इसके अंदर प्लांट के केसेस में इस वैक्यूल के अंदर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो अब क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अननेसेसरी प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, हमें उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर वो हमारे शरीर के अंदर रहे, हमारे बॉडी के अंदर रहे, तो वो क्या करेगा? हमें हार्म करेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो प्लांट के केसेस के लिए प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो वो प्लांट के लिए भी क्या होगा? हार्मफुल होगा ना। तो ऐसे केसेस में अब जाहिर सी बात है, अब सोचो आप ही कि अगर फॉर एग्जांपल ये उंगली ना काटने की वजह से आपका पूरा हाथ काटना पड़े तो आप क्या करोगे? अपना उंगली काटवा दोगे ना जी, डॉक्टर को कहोगे ना कि हाँ भाई काट दें। तो ठीक उसी तरीके से प्लांट अगर अपने इस लीफ को रखेगा अपने पास तो प्लांट के लिए क्या होगा? पूरी प्लांट की बॉडी खराब हो सकती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, चूंकि इसके अंदर जहर भर चुका है, इसके अंदर ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये इसके लिए टॉक्स एलिमेंट है। टॉक्स का मतलब होता है जहर। तो ये जो जहर है ये पूरे प्लांट को खराब, डैमेज कर सकता है। तो ऐसे स्टेजेस में क्या करेगा? प्लांट अपने लीफ को डिटैच कर देगा टू देयर बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी से क्या करेगा? उस लीफ को डिटैच कर देगा, गिरा देगा, तोड़ देगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अ प्लांट। जो पौधा हर साल अपने लीफ को डिटैच करता रहता है, निकालता रहता है और नए पत्ते लाता है, नए लीफ लाता है। ये क्या है? कैसा प्रोसेस है? ये इसका प्रोसेस है किसका? एक्सक्रीशन का, प्लांट का। क्लियर है फंडा? चलिए जी okay. आगे बढ़े हम लोग। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा जी डाइजेस्टिव वैक्यूल। नाम से ही पता चल रहा है क्या चीजों का? डाइजेस्टिव। कौन सा? बिस्किट वाला डाइजेस्टिव? नहीं भाई, डाइजेशन से बना है डाइजेस्टिव वैक्यूल, मतलब पचाने वाला वैक्यूल, पाचित वैक्यूल जिसको बोलते हैं। तो अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है बेटा जी वो सबके सब कैसे वे में होती है? वो सब सिंपल वे में होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अमीबा। ये अमीबा है तो अमीबा के अंदर क्या होगा? जो डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव वैक्यूल। वो किसकी मदद से होगा? डाइजेस्टिव वैक्यूल की मदद से होगा। तो हेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर ये क्या है? अमीबा का डाइजेस्टिव वैक्यूल है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अमीबा, अब सवाल हम बात करते हैं जरा सा अमीबा में डाइजेशन को भी देख लेते हैं इसको यहां पर, ठीक है। तो अमीबा के अंदर चूंकि ये खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस फंक्शन होगी वो सबके सब क्या होंगे? परफॉर्म बाय द सिंपल वे, ठीक है। देखते हैं तो अमीबा इंगल्फ देयर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल कि अमीबा खुद क्या करेगा? छोटे अलगल फिलामेंट को खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा। तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स आता है, यानी ये जो फूड है ये अमीबा के समीप आया, करीब आया, पास आया, तो अमीबा क्या करेगा? क्रिएट अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया।
अमीबा क्या करेगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम, सीडोपोडिया कहेंगे। सीडोपोडिया की मदद से अमीबा, जैसे फॉर एग्जांपल यूं समझिए कि ये एक अमीबा के लिए फूड पार्टिकल्स है, तो जैसे ही अमीबा के करीब गया, अमीबा क्या किया, इस सीडोपोडिया कैप लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा और धीरे 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 इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या करेगा, क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज। जब फाइनली अमीबा के क्लोज अंदर चला जाएगा, देन दे कैप्चर्ड, ये क्या हो गया, कैप्चर होकर के कहां गए, ये अब देखिए, अब अमीबा ने अपने सीडोपोडिया को कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा जी, अब ऐसे केसेस में अब कहां आ गया, फूड आ गया अमीबा के अंदर। अब क्या होना है इनका, होना है इनका डाइजेशन, पचना इन्हें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसे क्या होना है, सिंपलेस्ट सॉल्युबल फूड में आना है, तभी तो अमीबा उसका यूटिलाइज कर पाएगा। तो यहां पर हेयर सबसे पहले क्या होगा, ये फूड वैक्यूल कहां आएगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर आएगा, और डाइजेस्टिव वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने पास ये कंटेन करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन कौन से होंगे बेटा जी, अगर बात करें तो हम प्रोटीनेजेस, प्रोटीनेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, ठीक है ना, लाइसोजाइम, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो प्रोटीनेजेस है ये किस चीजों को डाइजेस्ट करेगा, नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, प्रोटीनेजेस यानी प्रोटीन, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेजेस, लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकन को। किस चीजों को डाइजेस्ट करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन को। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है भैया, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है इससे, बैक्टीरिया सेल वॉल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो आया है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है जो किस चीजों की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इस जो डाइजेस्टिव वैक्यूल है इसके अंदर क्या है, लाइसोजाइम है, एंजाइम है ये। तो ये क्या करेगा, ये उस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट करेगा और उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, घुला देगा, पचा देगा। समझ में आ रही बातें। अब उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी हुई है, बाकी और भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है उसके अंदर कुछ चीजें, तो जो भी चीजें होंगी इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रोटीनेजेस मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेटेज मदद करेगा, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस मदद करेगा। अब ये सब मिल करके क्या करेगा, इस फूड को डाइजेस्ट कर देगा। अब ये फूड कॉम्प्लेक्स से कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट हो चुका है बेटा जी। कॉम्प्लेक्स से कैसा हो चुका है, ये सिंपलेस्ट हो चुका है। तो नाउ इन दिस सिचुएशन, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब फर्दर यहां पर क्या है इसके अंदर, अब यहां कंसंट्रेशन सिंपलेस्ट फूड की क्या है, ज्यादा है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट फूड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हमेशा क्या होगा, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा, नहीं भाई, नेचर क्या कहता है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट। तो ज्यादा किधर है, फूड वैक्यूल के अंदर, कम किधर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो फूड निकल करके कहां आएगा, ज्यादा से कम में। ज्यादा कहां है, फूड वैक्यूल के अंदर, कम कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे स्टेजेस में कहां आ गया फूड, साइटोप्लाज्म में आ गया। कैसा फूड है ये, सिंपलेस्ट सॉल्युबल फूड है। अब यहां से क्या होगा, स्ट्रीमिंग ऑफ अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में नाचेगा वो चारों तरफ, और फूड जो है सिंपलेस्ट फूड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस फूड का, अमीबा चूंकि सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उस फूड का क्या करेगा, अमीबा यूटिलाइज टू
their life process, utilized to various type of a different type of a work in their daily process. Clear है? Now the last one is gas vacuole. लास्ट वन क्या है आपका बेटा जी? गैस वैक्यूल है. तो गैस वैक्यूल की अगर हम बात करें तो गैस वैक्यूल पता ही चल रहा है साफ, गैस जो अपने अंदर गैस से, तो ये चीजों को किस चीजों में मदद करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब अमीबा के अंदर ही बात कर लीजिए, यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने अंदर क्या करेगा बेटा जी? अपने अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मतलब रिस्पायरेशन करेगा. तो अमीबा रिस्पायर थ्रू बाय द, किसके थ्रू करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा. याद रखिएगा, अमीबा किसके थ्रू रिस्पिरेशन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जब वो गैस अंदर आता है तो वो कहां जाएगा? गैस वैक्यूल के अंदर. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में क्या करता है? ये मदद करता है. खैर हम इसका मोर डिस्कशन जो है वो हम कहां पर करेंगे? जब आप पढ़िएगा अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन, तो वहां पर उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना? अब कैसे करेगा? थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ किसके थ्रू करेगा? ये डिफ्यूजन. ठीक है, क्लियर? यहां तक फंडा सारा क्लियर हो गया? ओके ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम. लाइसोसोम की अगर हम बात करें, फिर वही हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी कि लाइसोसोम लाइसोसोम है क्या, हिस्ट्री इसकी देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें इन 1955. डेट क्या था? 1955. साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टियन डिडुवे. क्रिस्टियन डिडुवे डिस्कवर लाइसोसोम. तो हु डिस्कवर द लाइसोसोम? हु डिस्कवर द लाइसोसोम? क्रिस्टियन डिडुवे. डेट क्या थी? 1955. ठीक है, ओके. उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं किस चीजों में? इट इज अ सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज. इट इज अ सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज. सेल ऑर्गेनेलिज. ठीक है. अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बेटा जी? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होगा? एब्सेंट होगा. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा. यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा. फिर एक्सेप्शन है यहां पर बेटा जी एक. एक्सेप्ट क्या होगा? प्लांट वैक्यूल सेल. प्लांट वैक्यूल सेल, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होगा. नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, नोट करके. ठीक है. चलिए जी, अब आगे हम बात करते हैं कि लाइसोसोम होता क्या. बड़ा ही चहेता सवाल. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली पूछा जाता है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as suicidal bag और a digestive bag. इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग कहते हैं. क्यों कहते हैं इस पे हम डिस्कशन अभी करेंगे आगे. तो याद रखिएगा दोनों अहम सवाल हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है. कई बार ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा. सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को. ठीक है. डाइजेस्टिव बैग भी इसे ही कहते हैं. वाई? अब इस पे हम आते हैं क्यों इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं. कहता है इट कंटेन अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से बेटा जी एंजाइम? लाइक वही तरीके से प्रोटीनेजेस,
कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस, लाइसोजाइम, काइटिनेजेस, काइटिनेजेस, सेलुलोजेस, ठीक है। प्रोटीनेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा? प्रोटीन को। प्रोटीनेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेटेस किसे डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकन को। काइटिनेजेस काइटिन को। सेलुलोजेस सेलुलोज को, ठीक है। लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकन को। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन को, ठीक है ना। फंगी की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, याद रखिएगा। और प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, इट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which have capacity to digest the protoplasm which have the capacity to digest the protoplasm. That's why it is also known as digestive बैग, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटोप्लाज्म को घुला देने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। क्लियर है फंडा? अब हम आते हैं व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या, ठीक है। तो आत्महत्या कौन करता है भाई? जो परेशान होता है भाई ना, है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए और 10th में फेल करने के बाद आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है ना, वरना यही सुसाइड करने की नौबत आती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए बात करते हैं सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। सो इसको सुसाइडल बैग कहने के पीछे इसका रीजन ये है कि कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इट इज अ सेल। ये क्या है बेटा जी? ये सेल है। तो व्हेन द एनी पैथोजन इज इंटर इनसाइड द सेल, पैथोजन समझते हैं? कोई भी बाहरी मटेरियल, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? पैथोजन कहलाएंगे, जो हमारे सेल के अंदर के नहीं है, हमारे अपने नहीं है। अब भाई जो बाहर विदेशी का आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेनर बोलते हैं ना। तो वैसे ही जब बाहरी दुनिया से कोई चीज सेल के अंदर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द एनी पैथोजन इज इंटर इनसाइड द सेल, तो पैथोजन फ्रूटफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। तो हार्मफुल होगा तो क्या करेगा? दे एक्ट ऑन द सेल ऑर्गेनेलीज। वो किस में काम करने लगेगा? मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या करने लगेगा? एक्ट करने लगेगा, मारने लगेगा, कोशिश करेगा। समझ में आ रही बातें? ताकि उस सेल की जो नॉर्मल वाइटल फंक्शन है, उस फंक्शन को वो क्या करेगा? बैरियर डेवलप करेगा अपनी लाइफ प्रोसेस को सर्वाइव करने के लिए। कौन? पैथोजन। तो ऐसे केसेस में व्हेन द एनी पैथोजन इज इंटर इनसाइड द सेल, लाइसोसोम सेक्रेट देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू किल द पैथोजन। तो लाइसोसोम क्या करता है कि अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पैथोजन है, तो इस पैथोजन को मारने के लिए अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सेक्रेट करता है। समझ में आ रही बातें? तो जब ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सेक्रेट करता है तो क्या होता है
कि इट किल द पैथोजन, ये किसको किल करता है? किल करता है पैथोजन को। एंड सम टाइम इट इज ऑल्सो किल ओन सेल, जिस सेल के अंदर वो है उसी सेल को वो क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है। अब भाई हम खुद ही पंखा से लटक जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुसाइड ही तो बोला जाएगा। तो क्या कह रहा है? सम टाइम लाइसोसोम किल ओन इटसेल्फ, मतलब जिस सेल के अंदर वो है उस सेल को खुद ही वो मार देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे हम? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्लियर है फंडा? चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा क्या चीजें। अब जो हमारा टॉपिक बचा है, न्यूक्लियस बचा है और राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये चारों टॉपिक पढ़ के आइएगा, कंप्लीट करेंगे उसमें। आज के लिए इतना ही।